बचपन कभी भुलाए नहीं भूलता और उसके नादानियाँ भी। एक टीस है जो योगेंद्र जी को इस नाजुक समय में भी याद आ रही है। आइए सुने ये अगली स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है अनुगामी। आज भी सूरज अपनी धीमी चाल से जा रहा था, अपनी किरणों को मवेशियों की तरह हाँकते हुए, पुकारते हुए। वे किरणें भी सड़कों मीनारों पर चढ़ती उतरती बेमन से अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रही थीं। महानगर के बड़े से अस्पताल के बाहर बैठे योगेंद्र जी ढलते सूरज को देखते हुए सोच रहे थे कि आज उनका एक और भाई इस सूरज के पीछे चल दिया है। विधाता जिसे लेकर जाता है उसके बंधु सखा को कारण जरूर बता जाता है, और दूसरी तरफ जाने वाले की असाध्य बीमारी को जानकर भी, उसके जीवन की कोई ज्योति ना देखकर भी बंधु सखा उसे बचाने का आपाण प्रयास करते हैं। योगेंद्र जी को भी अपने छोटे भाई सुरेंद्र की बीमारी से आभास हो गया था कि अब ये जल्दी चला जाएगा, जगदीश की तरह। दोनों भाइयों का छोटा भाई जगदीश, जो बचपन में ही चला गया था। योगेंद्र जी ने लंबी सांस भरकर खुद को संयत किया। उनका दुखी मन बचपन की स्मृतियों की पगडंडी पर दौड़ पड़ा। वे धूल भरी पगडंडी। दोनों भाइयों के हाथ में माँ के हाथ के सिले हुए झोले, जिनमें स्लेट और बर्तने, कुछ खड़ी के टुकड़े। इसी झोले को लटकाकर सुरेंद्र और वे 2 किलोमीटर दूर बसे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए पहुंचते थे। कैसे मस्ती भरे दिन थे वे, जो कभी लौट कर नहीं आए। स्कूल जाने के लिए माँ ठंडी रोटी दूध में चूर कर परोस देती थी। पूरा गांव अपना था, हम पूरे गांव के थे। रास्ते में मिलने वाला हर परिचित ताऊ और चाचा तो था। खेत, खलिहान, अमराई, कुआं सब आसानी से पार हो जाते, और घर आकर उन सब की खूब बातें होती। स्कूल परिसर, मास्टर जी, किताबों के पाठ, हम सब कुछ माँ से कहते। तो छोटा भाई जगदीश किलकता और अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर हमें गौर से सुनता। उसे अपने दोनों भाई बड़े भाग्यशाली लगते और भाइयों की ये दुनिया बड़ी प्रीतिकर लगती। जगदीश उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह हमारी टोली में शामिल होगा। उसकी आंखों में स्कूल जाने का सपना पल रहा था। माँ सुनना, मैं अगले बरस से स्कूल जाऊंगा ना? हाँ, जाओगे क्यों नहीं? माँ बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती। सुना आपने भाई, मैं भी आपके साथ स्कूल जाऊंगा। बाबूजी मेरा नाम भी लिखवाएंगे स्कूल में। जब हम स्वीकृति में सिर हिलाते तो मानो उसकी आंखों में हमारे लिए कृतज्ञता उमड़ती। वह हमारे लिए हर काम को करने के लिए तत्पर रहता। फिर क्या, जा रे जगदीश, लोटा भर कर ला तो, देख नए मटके से लाना। जा तो लालटेन दालान में रख के आ, पहले रख कर आ। जाना, ये बाबूजी को अंगोछा दे दे। हमारे साथ जाना है या नहीं? इस तरह हमारे काम कम होते गए और जगदीश के बढ़ते गए। हम दोनों भाई उसके भोलेपन का भरपूर लाभ उठाते और वह तो दुगने उत्साह से दौड़ता रहता। यह सिलसिला अधिक नहीं चला। बाबूजी ने अब शहर चलने का निर्णय ले लिया था। हम गांव से शहर आ गए। अब जगदीश वाली मनोदशा हमारी थी। जीवन के आसपास झंकत होने वाले नए नए नादों से हमारा परिचय हुआ। मानव मन तो यंत्रकार होता है। पलक झपकते ही सुरजीवी मन नाद, सुर और ताल का संगम करने लगा। शहरी जीवन में हम भी रसने पलने लगे। अब 5 बरस का जगदीश शहर आकर हमें और अधिक फूहड़ लगता। किसी मित्र के आते ही हम उसे अंदर भगा देते।
जब खेलने जाते तो उसे नहीं लेकर जाते, और नहीं लेकर जाते तो वो बुक्का फाड़ कर रोने लगता। नंगे पैर इस सड़क पर हमारे पीछे दौड़ता। जगदीश बाहरी जगत में हमारे लिए अशोभन हो गया। माँ जब हमें डांटती तो हम उसकी कमियों के बहुत से रोने लगते। शहर में घर के पास ही नुक्कड़ पर एक फोटोग्राफर अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। अंदर दीवार पर झरने का एक बड़ा सा चित्र बना था, जिसके आगे बैठकर लोग अपनी फ़ोटो खिंचवाते थे। कभी टेबल पर रखे नकली फूलों से चिपककर, तो कभी मोटरसाइकिल पर चढ़कर, तो कभी रंग बिरंगी टोपियों को पहनकर। हम दोनों भाई भी आते जाते लालाई दृष्टि से कांच पर टिकी तस्वीरों को देखते थे और यदा कदा माँ से फ़ोटो खिंचवाने की भी विनती करते थे। एक दिन हमारी बलवती इच्छा को देखकर माँ ने हामी भर दी, हाथ में पैसे भी रख दिए, तो बस देर कैसी। आनंद फानन में नए कपड़े पहने, हाथ मुंह धोए, तेल पानी से बालों को चिपकाकर हम दोनों निकलने लगे। पर हमारी योजना का विस्तार छिपते छिपाते जगदीश तक पहुंच ही गया। वह पांव पटक पटक कर रोने लगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, नहीं मैं भी खिंचाऊँगा, मैं भी चलूँगा। हम दोनों ने उसे कई प्रलोभन दिए। देख, तो माँ बाबूजी के साथ जाना, नानी कल नए कपड़े लेकर आएगी, वो आने वाली है ना, हम सब चलेंगे, वो पहन कर चलेंगे नए कपड़े। अरे नहीं, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, समझा कर, हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। अरे मान जा, देख मान जा, हम जल्दी आ जाएंगे। आखिर में खिजला कर मैंने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। इधर वो जोर से रोता हुआ माँ के पास भागा और इधर हम भाग खड़े हुए। थोड़ी देर में घर लौटे तो माँ की खूब डांट खाई, जिसके लिए हम दोनों तैयार थे। बालमन भी ना आकर्षण की बिछी बिसात पर प्यादा बनकर फिसल पड़ता है। काम पूरा होने की जो उमंग थी, उसके सामने तो ये डांट बौनी थी। हम दूसरे दिन स्कूल से लौटे तो माँ जगदीश को गोद में लिटाए प्यार से पुचकार रही थी। सिर पर रखी पट्टी को बार बार बदल रही थी। वह बुखार से तप रहा था। बाबूजी उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। दवाइयाँ आई, नज़र उतारी गई, खैर खबर लेने भी पड़ोस के कई लोग आए। माँ ने मुश्किल से उस दिन रोटियां सेकी थी। माँ के मुख की वेदना और व्यग्रता छट ही नहीं रही थी। हम दोनों भाई भी जगदीश के पास बारी बारी से बैठे उसकी पट्टियां बदलते रहे। पूरा दिन पूरी रात एक सा बुखार बना रहा। अगले दिन बाबूजी फिर उसे कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो कंधे पर से लगाते ही जगदीश ने एक हिचकी ली और कभी न खुलने वाली नींद में वो सो गया। माँ बाबूजी पुकारते रहे, रोते रहे, पर वो नहीं रुका। हम भी देर से समझे। ये समझ भी तो अनुभव के संचयन पर ही निर्भर होती है ना। महीने भर बाद उस फोटोग्राफर ने मेरी और सुरेंद्र की वो तस्वीर पकड़ाई, जिसे खिंचाने के लिए हमने कई जतन किए थे। जगदीश के साथ कैसा बेढब बर्ताव किया था, मन कुंठित हो गया। काश हम उसे ले जाते और वो भी हम दोनों के बीच में बैठ जाता। कैसी मधुर स्मृति रहती ना उसकी हमारे पास। एक कांटा मन में चुभने लगा। क्या अब आया कर्तव्य बोध उस धृष्टता का परिमार्जन कर सकेगा? भारी मन से दोनों भाई उस तस्वीर को देखते और जगदीश को याद करते। ऐसा कई बार हुआ। मन में एक टीस उठती, आत्मप्रेमी होने का आभास कचोटता। एक दिन आखिरकार हमने उस तस्वीर को तार तार कर दिया। उस तस्वीर में जगदीश तो नहीं था, पर उसकी वो स्मृति थी जो आजीवन हमें पीड़ा देती रहती। इसलिए दोनों ने तस्वीर फाड़ने का निर्णय ले लिया। मेरे भाई सुरेंद्र, जिस दिन जगदीश का घाटका था, उस दिन हम दोनों भाई छत पर बैठकर खूब रोए थे। ऊपर से ये सूरज कुछ ऐसे ही डूब रहा था। आज मैं तो अकेला बैठा हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो।
हालांकि मेरे पास तुम्हारे कई स्मृति चिन्ह हैं, पर ये चिन्ह जितने अधिक होंगे पीड़ा उतनी ही तो गहरी होगी ना। तुम्हारे अंग एक एक कर निष्क्रिय हो रहे हैं, पर किसी आशा में बैठा परिवार मिथ्या आवरण का उन्मोचन करना ही नहीं चाहता। मेरी भी तो स्वीकारोक्ति नहीं है, तो इन्हें क्या समझाऊं? ये कि विधाता ने कारण बता दिया है और अब इसे विदा देना ही होगा। तो ये थी कहानी अनुगामी। आशा है साथियों आपको पसंद आई होगी, और ऐसा है तो सब्सक्राइब करते हुए अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।